नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिसने 19वीं सदी के भारत में एक सामाजिक क्रांति की मशाल जलाई थी। ये कहानी है सावित्रीबाई फुले की, जिन्हें हम सचमुच एक क्रांति की जननी कह सकते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पे रुकते हैं। जरा सोचिए, कोई भी समाज एक औरत पर कीचड़ और पत्थर सिर्फ इसलिए कि वो फेंकेगा क्योंकि वो लड़कियों को पढ़ना लिखना सिखा रही है। ये सवाल ही सावित्रीबाई फुले के पूरे संघर्ष का केंद्र है और उनकी इस असाधारण यात्रा को समझने की चाबी भी। तो चलिए उनके सफर के उस पहले हिस्से में चलते हैं, जहां एक छोटे से कदम ने इतिहास की धारा बदलने की नींव रखी थी। जरा उस दौर के भारत की कल्पना करने की कोशिश कीजिए। एक ऐसा समाज जो अंधविश्वास और जातिवाद की बेड़ियों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, जहां बाल विवाह आम बात थी और महिलाओं या तथाकथित निचली जातियों के लिए शिक्षा के दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। ये वो दुनिया थी जिसमें सावित्रीबाई ने जन्म लिया था। तो उस दौर के रिवाज के हिसाब से सावित्रीबाई की शादी बहुत कम उम्र में ज्योतिराव फुले से हो गई। लेकिन यहीं से कहानी पूरी तरह बदल गई। देखिए, एक तरफ था समाज का नियम जो बिल्कुल साफ था, और दूसरी तरफ थे ज्योतिराव, जिन्होंने उस नियम को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने खुद सावित्रीबाई को पढ़ाया, और ये सिर्फ अपनी पत्नी को पढ़ाना नहीं था, नहीं, ये उस वक्त की पूरी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। और यही विद्रोह था जो उन्हें एक छात्रा से एक ऐसी शिक्षिका बनने के मिशन की तरफ ले गया जो भारत की अनगिनत लड़कियों और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदलने वाली थीं। और वो साल था 1848, इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाने वाला साल, जब सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने पुणे के भिडेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। एक ऐसा सपना जो नामुमकिन सा लगता था, अब सच हो रहा था। और इस ऐतिहासिक स्कूल की कमान किसने संभाली? खुद सावित्रीबाई फुले ने। वो न सिर्फ इसकी हेडमिस्ट्रेस बनी, बल्कि भारत की पहली महिला शिक्षिका भी बनी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये रूढ़िवादी समाज के मुंह पर एक सीधी चुनौती थी, और सावित्रीबाई इस चुनौती का चेहरा थीं। लेकिन देखिए, जब आप बनी बनाई व्यवस्था को चुनौती देते हैं तो वो व्यवस्था पलटकर आप पर हमला जरूर करती है, और सावित्रीबाई के लिए ये लड़ाई हर दिन हर एक कदम पर लड़ी जानी थी। जरा सोचकर देखिए, उनका रोज स्कूल जाना कैसा होता होगा। वो कोई शांति भरी सुबह की सैर नहीं थी, बल्कि हर रोज एक जंग के मैदान से गुजरने जैसा था। जब वो घर से स्कूल के लिए निकलती तो समाज के तथाकथित ठेकेदार उन पर सिर्फ ताने ही नहीं कसते थे, बल्कि उन पर कीचड़, गोबर, यहां तक कि पत्थर भी फेंकते थे। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये उनका रोज का सच था। लेकिन इस रोज के अपमान और इन हमलों के बावजूद उनका हौसला कभी नहीं टूटा। उनका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। उनकी हिम्मत का अंदाजा बस इसी बात से लगाइए कि वो अपने साथ हमेशा एक और साड़ी लेकर चलती थी। स्कूल पहुंचकर वो उन कीचड़ गोबर से सनी साड़ी को बदलती थी और फिर पूरी शान से, पूरी गरिमा के साथ उन बच्चियों को पढ़ाती थी जो उनका इंतजार कर रही होती थी। मतलब ये सिर्फ एक साड़ी बदलना नहीं था, ये उनका एक खामोश ऐलान था कि तुम मेरी साड़ी गंदी कर सकते हो, मेरे मिशन को नहीं। पर सावित्रीबाई की क्रांति सिर्फ क्लासरूम की चार दीवारी तक ही नहीं थी। नहीं, ये सामाजिक असमानता पर एक चौतरफा हमला था। इसका मकसद समाज की जड़ों को हिलाना था। उन्होंने सिर्फ स्कूल नहीं खोले, उन्होंने उन लोगों के लिए उम्मीद के दरवाजे खोले जिन्हें समाज ने बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया था। अपने पति के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज बनाया, जिसका एक ही लक्ष्य था, समानता और न्याय। उन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ डटकर आवाज उठाई, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, और उन बेसहारा महिलाओं और अनाथों के लिए घर बनाए जिन्हें कोई अपनाने को तैयार नहीं था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी कलम को अपना हथियार बनाया। वो एक जबरदस्त कवित्री और लेखिका थीं। अपनी कविताओं और लेखों के जरिए उन्होंने सामाजिक बुराइयों पर करारा वार किया और सोई हुई चेतना को जगाकर महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। उनका पूरा जीवन सेवा और त्याग का एक जीता जागता उदाहरण है, और उनकी कहानी का जो आखिरी अध्याय है वो उनके इस निस्वार्थ भाव को हमेशा के लिए अमर कर देता है। साल था 1897, जब पुणे शहर में प्लेग की भयानक महामारी फैली हुई थी। उस वक्त सावित्रीबाई अपनी जान की परवाह किए बिना बीमारों की सेवा में दिन रात जुट गईं। वो मरीजों को अपने हाथों से उठाकर अस्पताल ले जातीं, उनकी देखभाल करतीं, और इसी सेवा के दौरान वो खुद इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गईं। 10 मार्च 1897 को मानवता की सेवा करते करते वो हमेशा के लिए चली गईं।
सावित्रीबाई का पूरा जीवन बस इसी एक विश्वास का सबूत है कि शिक्षा ही वो ताकत है जो अज्ञान, अन्याय और असमानता के अंधेरे को मिटा सकती है। और यही वो मशाल है जो वो आने वाली हर पीढ़ी के लिए जलाकर गई। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़कर जाती है। अगर उस जमाने में इतने जबरदस्त विरोध के बावजूद एक किताब के सहारे एक अकेली महिला एक पूरी सामाजिक क्रांति की नींव रख सकती है, तो आज हम इतनी सहूलियतों और आज़ादी के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते? इस पर सोचिएगा जरूर।